नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक का चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पे आके खड़ा हो गया है। 10 मई को वहां मतदान होने हैं और उससे पहले बताया जा रहा है कि जो कांग्रेसी को सिस्टम ने पिच वगैरह तैयार की थी ताकि सियासी रण में वो काफ़ी आगे निकल जाए, तो वो तमाम पिच जो है उसकी हवा निकल गई है। अच्छा, इस बात के संकेत सर्वे भी दे रहे हैं, हालांकि सब नहीं, लेकिन कुछ एक सर्वे तो एक अलग तरह की कहानी बयान ही कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि वो पिच कौन सी है जो बनाई गई और फिर वो कौन सा सर्वे है जो कुछ अलग बता रहा है। तो इन दोनों मुद्दों पर आने से पहले कर्नाटक में एक बड़ी घटना हुई, उस पर बात कर लेते हैं। और वह भी सियासी ही है और इस लिहाज से अगर आप देखें तो वह बड़ी अलग किस्म की है और हो सकता है कि कांग्रेस की मान्यता भी चली जाए, क्योंकि भाजपा तो ऐसा लग रहा है कि सब मिला जुला के इसी में लगी हुई है। तो हुआ क्या? हुआ यूं कि सोनिया गांधी ने कर्नाटक के आप ये कहें कि सियासी संग्राम में मोर्चा संभाल लिया है और वो कहा जा रहा है कि कोई 4 साल बाद फिर वो चुनावी सभा उन्होंने करना शुरू की और वहां पर वो कर्नाटक के संदर्भ में सॉवरेंटी, संप्रभुता की बात करने लगी। अब इसे लेकर भाजपा इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। मतलब इधर सोनिया गांधी ने बोला और उधर भाजपा ने हाथों हाथ लपका और चुनाव आयोग में शिकायत कर दी कि ये लोग जो हैं, ये जो पार्टी है, वो दरअसल कर्नाटक को हिंदुस्तान से अलग मानती है, अन्यथा ये कर्नाटक की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी का क्या मतलब है। तो इसे मुद्दा बनाकर उन लोगों की अपनी ये इलेक्शन कमीशन से गुहार है कि कांग्रेस की मान्यता रद्द हो जानी चाहिए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो एक अलग मसला है, लेकिन चुनाव है तो स्वाभाविक है कि भाजपा भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। अब रही बात वो पिच की, तो 2-3 बातें हैं जो दरअसल साफ साफ बताती हैं कि ये सब अचानक कर्नाटक चुनाव के दरमियान यूं ही तो नहीं हुआ। उसमें पहला मसला तो पुलवामा वाला ही है। अब सत्यपाल मलिक की अंतरात्मा जो है अचानक जाग उठती है और ये तब जागती है जब कर्नाटक के चुनाव की रणभेरी बज चुकी होती है। उससे पहले उनको पुलवामा ध्यान नहीं आता। अच्छा, अब चूंकि वो वायर को ही देते हैं, करम थापर को ही देते हैं, तो इससे एक चीज और हो जाती है कि स्वाभाविक तौर पर पिच ही तैयार की जा रही थी कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लिए, ताकि कांग्रेस की जीत वहां सुनिश्चित हो सके। तो इसलिए वो पुलवामा को ले आते हैं और उसके जरिए दरअसल वो मतदाता जो न्यूट्रल है और जो इस बात को लेकर चलता है कि नहीं साहब, कुछ भी हो, ना भाजपा ना कांग्रेस, इस मुद्दे पर जो काम करेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो असल में पुलवामा उठाने की एक बड़ी वजह यह भी रही कि उस न्यूट्रल मतदाता को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया जाए। नहीं तो ये इंटरव्यू पहले भी हो जाता या कर्नाटक चुनाव के बाद होता, लेकिन ये टाइमिंग जो है वो बताती है कि दरअसल चुनाव के लिए पिच तैयार करनी थी। और इसी में एक मसला जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, ये धरना उन लोगों ने जनवरी में भी दिया था, तब कांग्रेस नहीं गई थी, क्योंकि कांग्रेस जान रही थी कि अभी इसका कोई हमको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर बैठते हैं तब कांग्रेस वहां पहुंच जाती है। कांग्रेस के जाने का या अरविंद केजरीवाल के जाने का, या मैं ये कहूं कि राजनीतिक दलों के जाने का बड़ा नुकसान हुआ है जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे पहलवानों का, क्योंकि इससे एक अलग मैसेजिंग चली गई। अन्यथा आप देखें कि जब जनवरी में वो बैठे थे तो उनको लेकर एक अलग मनोभाव रहा उन सभी लोगों में जो राजनीतिक चश्मे से भी तमाम चीजों को देखते थे और देखते हैं, क्योंकि वहां उन लोगों ने किसी को अपना मंच दिया नहीं तो उसको लेकर राजनीति हो नहीं पाई। मगर इस बार तो कर्नाटक में चुनाव था तो कांग्रेस को लगा कि नहीं, इस मंच का उपयोग करना चाहिए। और वो दरअसल मंच का उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसके जरिए वो आधी आबादी जिसे माना जाता है कि वो भाजपा के साथ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस समय जुड़ गई है, तो उसे कैसे छिटकाया जाए। तो ये सब उसकी भी एक टैक्टिस होती है। ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से जनवरी में तो
नहीं ख्याल आया था, लेकिन अब जो तमाम राजनीतिक दलों को ख्याल आया, उसकी बड़ी वजह कर्नाटक का चुनाव भी जरूर रहा होगा, ऐसा लगता है। तो अब ये तमाम चीजें इन्होंने तैयार की, मगर बात थोड़ा गड़बड़ हो गई। और इसमें एक चीज आपको और बताते हैं कि ये जब सोनिया गांधी कर्नाटक गई, मतलब कर्नाटक जाती हैं और वहां चुनावी सभा वो कर रही हैं, तो वो जगदीश शेट्टार के लिए भी सभा करती हैं। ये भी बड़ी चीज है। और आप देखिए उनकी सभा को लेके असदुद्दीन ओवैसी भी नाराज हो जाते हैं कि अब आप भी, मतलब देखिए जगदीश शेट्टार के लिए सभा करने का मतलब ये हुआ कि इतनी डेस्परेट है कांग्रेस इस बात को लेकर कि लिंगायत वोट उसको मिले। लेकिन मजेदार बात यह है कि लिंगायत टूट नहीं रहे हैं। और ये बात वो लोग कह रहे हैं जो कर्नाटक में घूम रहे हैं। उनका ये कहना है कि भले से जो टॉप लीडरशिप है वो जरूर लोग गए हैं कांग्रेस में, लेकिन जो नीचे मतदाता है इस समाज का, वो अपने आप को भाजपा से अलग करके नहीं देख रहा है। तो ये बड़ी चीज है। बहरहाल, तो इसमें आगे मैं और 2-3 चीज जोड़ूंगा, लेकिन ये जो तमाम चीजें शुरू हुई और ये 40% की कट सरकार, कमीशन सरकार, ये तमाम जो अभियान चला, असल में उस अभियान पर नरेंद्र मोदी का 28 तारीख से शुरू होने वाली जो सभाएं शुरू हुई, रोड शो शुरू हुआ, वो भारी पड़ गया। और ये इसकी तस्दीक लोग कर रहे हैं कि शुरुआत में लग रहा था कि भाजपा के लिए कुछ है नहीं, लेकिन तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी कर्नाटक में नरेंद्र मोदी ने पूरे कर्नाटक के चुनाव की बयार ही बदल दी, जिसमें से एक हमने आपको लिंगायत वाला उदाहरण दिया ही। और पहले भी चुनाव की घोषणा से पहले जब हम लोगों ने बात की थी कर्नाटक पर, तब भी वहाँ जो बात हो रही थी उसमें ये निकल कर आ रहा था कि जनवरी तक भाजपा जो है बहुत पीछे थी। जब 16-17 को इन लोगों का राष्ट्रीय कार्य परिषद हुआ था एनडीएमसी दिल्ली में, लेकिन जब पीएम की सभाएं शुरू होती हैं, चुनाव की घोषणा से पहले 8 सभाएं पीएम वहां कर चुके हैं। तो दरअसल पीएम की सभाओं से वहां पूरा माहौल बदल जाता है। तो अब तो 28 से और 7 तक पीएम ने वहीं कैंप किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां वहां पर पैदा हुई। तो ये दरअसल पीएम के अभियान ने वहां मोमेंटम बनाया। और एक बात आपको बताऊं कि अभी अपने एक दर्शक हैं बेंगलोर से, उन्होंने बताया कि 28 सीटें यहां जो है बेंगलोर में विधानसभा की, उसमें लगता नहीं है कि भाजपा के हाथ से बहुत कुछ जाने वाला है। अभी भी इतनी मजबूत स्थिति में भाजपा वहां है, और उसकी बड़ी वजह जो पीएम का अपना रोड शो रहा। मतलब पीएम का रोड शो और जो सभाएं हैं वो तमाम गुणा भाग गणित बिगाड़ दे रही हैं। तो ये हमने आपको बेंगलोर को बताया। दूसरी चीज जो आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारा और बजरंग दल में फंस गए, और वो बजरंग दल में फंसे और मामला बजरंग बली पे पहुंच गया। और स्थिति ये हो गई है कि कोस्टल कर्नाटक हो, सेंट्रल कर्नाटक हो और कित्तूर कर्नाटक हो, ये वो इलाके जो स्ट्रांग माने जाते हैं भाजपा के, वहां जो लग रहा था कि भाजपा के लोग ही अब भाजपा के साथ नहीं खड़े रह पाएंगे, वह भी इस मसले की वजह से आप ये कहिए कि भाजपा से पूरी तरह से इंटैक्ट हो गए। इस तरह से जो है चुनाव, आप ये कहें कि इन 8, 9, 10 दिनों में नरेंद्र मोदी ने अपने कंधे पर लेकर पूरे कर्नाटक के चुनाव को उलट पुलट दिया। और जो जिस आइंदा पर कांग्रेस चलती है उसमें दलित और आदिवासी बड़ी गहरी पैठ जो है भाजपा की दिखाई दे रही है, ऐसा अब वहां लोग बता रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो कर्नाटक का चुनाव है वो एकदम नई करवट ले चुका है, और इस करवट का संकेत सीधे सीधे जी का जो सर्वे है, जिसमें अब तो 3,40,000 या 3,30,000 उनका अपना जो सैंपल साइज है, वो जो उन्होंने सर्वे किया है, उसमें भी वो बता रहे हैं कि 103 से 108, 10 सीटें भाजपा को। तो इसलिए अब वहां हालात एकदम बदल गए हैं। और
ओल्ड मैसूर जो देवेगौड़ा साहब का गढ़ है, वहाँ भी इस बात का अंदेशा बहुत बताया जा रहा है कि भाजपा वहाँ बड़ी बढ़त ले सकती है, और उसकी वजह सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी। 2019 में ऐसा हो चुका है, और अब यह भी कहा जा रहा है कि देखिए 2022 के चुनाव में बसपा तो खामोश रही और उसका फायदा जो है वो सब भाजपा को मिला। तो क्या कुछ इसी तरह की परिस्थितियां कर्नाटक में भी होंगी? वहां जेडीएस खामोश नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कुछ इस तरह का उठापटक होने वाला है? इस तरह की बातें भी हो रही हैं और सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन कुल जमा कहानी यह है कि अब वहां का चुनाव एक अलग दिशा में बढ़ चला है, और यह माना जा रहा है कि उसे उस दिशा में नरेंद्र मोदी लेकर गए हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 13 मई को क्या निकल कर आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।